हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 4 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। द्विशासन प्रणाली यानी द्वैत शासन की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइव की बात करें तो ये बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और इसने बंगाल में 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में द्वैत शासन को लागू किया था। अगर पूछा जाए द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? 1772 में। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया था 1772 में। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। यही हम विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो ये विलियम बेंटिक ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसके कार्यकाल की तो 1325 से लेकर 1351 तक यह तुगलक वंश का शासक था। पूछा जाता है इसके समय में कौन आया था? तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता पूछा जाता है किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील मौर्यों के शासनकाल के दौरान डैश में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। सुदर्शन झील पूछ रहा है कहां पे है? तो ये आपका गुजरात में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त ने। पूछा था इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह पूछ रहा किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन बी, सिंहभूम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम पलामू वगैरह में। और ये कहां पे है वर्तमान में? तो झारखंड में है। और ये कब हुआ था? 1831-32 में यह हुआ था कोल विद्रोह। किसके नेतृत्व में? तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत पूछा है। पहला आपका लोथल गुजरात में, बिल्कुल सही है। लोथल आपका गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे। पूछा जाए यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो आपका यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए। बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से। राखी गढ़ी की बात करें तो ये आपका पंजाब में नहीं है। राखी गढ़ी कहाँ पे है? तो ये आपका हरियाणा में है। हरियाणा में है। तो इसमें पूछा कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलमगीरपुर की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। ये भी आपका क्या है? सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं ओर कौन सी लिखी जाती थी? तो आपका खरोष्टी लिपि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउवा का ठाकुर कुशल सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तीन आपके त्रिरत्न है। किस किस धर्म से है? तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म की बात कर लेते हैं। इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव इसके पहले तीर्थंकर थे, सभी को पता होगा। 23वां अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो है 23वें इसके तीर्थंकर थे। और 24वां कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? वर्साई की संधि पूछ रहा है किस वर्ष में हुआ था ये?
ये आपका ऑप्शन बी 1919 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसके बीच हुआ था, तो मित्र राष्ट्र एवं जर्मनी के बीच यह संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपिलेंद्र देव। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने टीपू के परिवार के सदस्यों को किस जेल में कैद रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेल्लोर के जेल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, ये कब हुआ था, 1799 में हुआ था। ठीक है, 1799 में हुआ था, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसी में आपका टीपू सुल्तान मारा गया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था पूछ रहा क्यों लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु या लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो आपका अकबर ने किया था। और मनसब का अर्थ होता है आपका पद या रैंक। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था। फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था, तो आपका पुद्दुचेरी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुद्दुचेरी। अगला प्रश्न है, साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 1922 में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्ध शुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्ध शुष्क प्रदेश को क्या कहा जाता है, उसे साहेल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है। गंगा नदी बेसिन में कह रहा है जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व पूछ रहा है किस राज्य में है, तो ये आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर जो है आपका बांध भी है, किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कौन सा है, जो छत्तीसगढ़ में कौन सा टाइगर रिजर्व, तो आपका अचानक कुमार। अचानक कुमार जो है आपका कहाँ पे है, ये आपका छत्तीसगढ़ में। और अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा है, पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और बिहार में कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि असत्य कथन यहाँ पे पूछा है। यह उत्तरी भारत के डेल्टा क्षेत्रों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह सब्जियों और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, पूछ रहा है, नहीं, गलत है ये, यही गलत पूछा ये इसमें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मृदा बनी होती है, इंपॉर्टेंट है, मृदा बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें खनिज भी होता है, कार्बनिक पदार्थ भी, वायु, जल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को डैश के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था। करा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किसके बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था, तो आपका हरित क्रांति के बाद घोषित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा, हरित क्रांति। अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आपका एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। और इन्हें जो है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। कह रहा है उत्तर भारत में वो खरीफ की है, लेकिन दक्षिण भारत में आपका रबी की है। तो कौन सी फसल है, तो आपका तिल है।
ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिल। और हम बात करते हैं खरीफ की फसल और कौन सी आती है इसमें, तो आपका धान हो गया, धान हो गया, और क्या, मक्का, कपास, ये सब पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये सब कैसी फसल है, तो ये आपका खरीफ की फसल है। रबी की फसल में आपका जो है कौन आता है, आपका मटर हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, ये सब किसकी है, रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय महासागर में यानी हिंद महासागर की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में कौन से घास के मैदान, तो आपका ऑप्शन ए, पंपास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाना घास के मैदान कहाँ पे है, तो ये आपका अफ्रीका में है, अफ्रीका में। और प्रेरिज कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कौन सा, आपका प्रेरिज घास के मैदान। एक है आपका कंपोश या कंपास जिसे कहते हैं, कंपोश या कंपास, ये कहाँ पे है, तो आपका ब्राजील में, ब्राजील में। डाउन्स पूछा जाता है, डाउन्स कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। मृदा विस्तार का अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा मृदा कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली, उसके बाद लैटेराइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से कौन सा आर्टिकल, तो आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 324। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। भाग पूछे तो भाग 15 में है ये, भाग 15। भारत, ये आपका निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अब 25 जनवरी को इसलिए मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 25 जनवरी को, इसलिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहले इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन इसके पहले क्या थे, चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूरा कौन सा कथन सही है। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा स्रोत है ये। दूसरा, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई, गलत है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो आपका अमेरिका के संविधान से या लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, तो अर्ध संघात्मक ढांचा कनाडा से लिया गया है। तो इसमें क्या पूछा है सही, तो ऑप्शन ए, केवल आपका पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई। देखिए कैसे प्रश्न बना है, इंपॉर्टेंट है ये। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल है, ये विधेयक नहीं है, बिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 64वां संविधान संशोधन बिल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब आया था ये, आपका 1989 में आया था। ठीक है, पंचायत राज को लेकर आया था, पंचायत को लाने के लिए, लेकिन यह लागू नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा, लागू नहीं हुआ था। लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में यह पास नहीं हो पाया, इसलिए ये एक्ट नहीं बन पाया, और ये बिल था 64वां संविधान संशोधन बिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रबंध में बदलाव लाना था। तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, विनियमन अधिनियम 1773। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। एक राज्य एक चुनाव अगर लागू किया जाता है तो किसमें संशोधन की जरूरत होगी, तो आपका आर्टिकल 83 में भी होगा और आर्टिकल 172 में भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए निम्नलिखित में से किसके बारे में है। 371 ए, ऑप्शन ए, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है इसमें 371 ए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पंचायत नहीं है, करा किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो आपका नागालैंड में, नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मेघालय और दिल्ली, इसको भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो है यहाँ पे पंचायत व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है,
बी आर अम्बेडकर जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वे निम्न में से किस विधान परिषद से थे? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए, जब शुरू में संविधान सभा में ये बंगाल से चुने गए थे, बंगाल से थे, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो भारत के विभाजन के बाद कहाँ से चुने गए? तो ये आपका बॉम्बे से चुने गए। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें इनके अलावा कितने सदस्य थे? तो इनके अलावा इसमें 6 सदस्य थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक, तो सर्वोच्च न्यायालय आपका शीर्ष न्यायालय है, संघीय न्यायालय भी है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट का की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 10 है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से किसका संबंध है? ये अपीलीय अधिकार क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट है, मूल अधिकार बिल्कुल सही है और कोलिजियम प्रणाली भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? उपभोक्ता विवाद निवारण में पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका दिया है, पहला है, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है। ये आपका 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला होगी, ये आपका गलत है। महिला अनिवार्य नहीं है ये, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। तीसरा आपका, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, ये गलत है। 1 करोड़ होगा, 50 लाख रुपए नहीं, 1 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका प्रश्न क्या पूछा, कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर, सिर्फ पहला आपका सही है। नेक्स्ट है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। बढ़ते स्तर पूछा है, तो सबसे ज्यादा शहरीकरण जिला कौन सा आपका? तो आपका पटना है, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति डैश से मापा जाता है। मुद्रास्फीति किसमें नापा जाता है, किससे? तो ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SVS राघवन समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को डैश प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? राजकोषीय नीति पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर राजस्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से इतना प्रश्न बनते नहीं है, लेकिन इसमें दिया है। अगला है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश की जीडीपी उस देश में डैश माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक एकांतर वर्ष में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 1992 से 1997। ठीक है, 1992 से 1997। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड मार्शल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, कल से आपका दिन में 2-3 वीडियो आएगी। 2 तो वीडियो आती है, एक सुबह 8 बजे आती है, एक 5 बजे आती है। एक टाइमिंग और ध्यान रखिए आप लोग, 2 बजे या आप कहेंगे तो रात में 8 बजे भी वीडियो डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये टाइमिंग जरूर ध्यान रखिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है, मिलान करना है। धूसर क्रांति दिया, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति। ठीक है,
धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपका उर्वरक से है। और गुलाबी क्रांति का संबंध, तो ये आपका हो जाएगा गुलाबी क्रांति का प्याज का उत्पादन। रजत क्रांति आपका अंडा। और लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोलक यानी पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल बढ़ जाता है, दोनों होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ क्यूबों को लकड़ी का बुरादा से ढका जाता है क्योंकि? जो आपका आइस क्यूब होता है उसे लकड़ी के बुरादे से ढका जाता है, क्यों? तो ऑप्शन सी, लकड़ी का बुरादा के साथ इसमें फंसी हुई वायु के साथ एक उष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करता है तथा उष्मा को बाहर निकालने से तथा बर्फ को पिघलने से रोकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण? जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण? तो ऑप्शन बी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर वो झुक जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये उल्टा कर देंगे, जब सघन से विरल में जाएगी तो आपका अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला प्रश्न है, एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है, इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है? तो ऑप्शन बी, पानी में अंतरा अणुक आकर्षण बल कमजोर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग निम्न है। उभयलिंगी फूल में पूछ रहा है कौन कौन से भाग? तो आपका पुष्पकोश होता है, इसमें पुमंग होता है, दलपुंज और जैनांग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उभयलिंगी फूल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2 आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, उन दोनों के बीच कार्यरत बल निम्न है। 2 आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, उन दोनों के बीच कार्यरत बल निम्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल लगेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? कह रहा जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ध्वनि का त्वरत्व निर्भर करता है। जो आपका ये त्वरत्व होता है किस पर निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो इसमें दिया नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आवृत्ति पर निर्भर करता है। और प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। प्रबलता जो है आपका आयाम पर निर्भर करता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति को किस में नापा जाता है? तो आपका हर्ट्ज में नापा जाता है। और प्रबलता को किस में नापा जाता है? तो आपका डेसिबल में नापा जाता है। ठीक है, तीव्रता को। अगला प्रश्न है, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके डैश के अंतर के आधार पर किया जाता है, तो घनत्व के आधार पर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका, किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक का क्या कार्य होता है? मंदक जो होता है उसमें पूछ रहा क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है। कह रहा कक्षा की आकृति क्या होती है जिसमें आपका धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो आपका हो जाएगा उच्च रूप से दीर्घ वृत्ताकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो, दीर्घ वृत्ताकार। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा अयस्क और धातु का युग्म गलत है? गलत पूछा, ध्यान रखिए यहाँ पे। मैग्नेटाइट लोहा का होता है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। गैल्ना निकिल का नहीं होता। गैल्ना किसका होता है? आपका ये सीसा का होता है, सीसा का। और सिनेबार तांबा का नहीं होता, गलत है। सिनेबार किसका होता है? तो ये आपका पारा का होता है, सिनेबार पारा का होता है। इसमें गलत पूछा है तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, कौन सी धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है? कौन सी धातु को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन की विधि अपनाई जाती है? तो आपका हो जाएगा उच्च प्रतिक्रियाशील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक परमाणु का परमाणु विन्यास 285 है, निम्नलिखित में से कौन तत्व उसके साथ रासायनिक समानता दर्शाता है? देखिए 285, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। इसका क्या इतना होता है? 7। इसका विन्यास करेंगे तो 25 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समआयतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि
सम आयतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, तो ऑप्शन बी आवेशित उष्मा के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में सही रासायनिक सूत्र क्रमशः। कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का पूछ रहा रासायनिक सूत्र, तो कैल्शियम नाइट्रेट का हो जाएगा आपका CaNO3 का होल ट्वाइस, और आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का हो जाएगा K2Kr2O7 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही नहीं है। देखिए पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, ऑक्सीजन को अपशिष्ट उत्पाद माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन उत्पाद नहीं होता, ये आपका क्या होता है, उप उत्पाद होता है, कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। दूसरा है फोटो से तात्पर्य प्रकाश तथा सिंथेसिस से तात्पर्य संश्लेषण से, बिल्कुल करेक्ट है ये। तीसरा है यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, गलत है। ये आपका प्रकाश को किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक में बदलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत, गलत ही पूछा है इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से एक कोष की जीव होते हैं। एक कोष की जीव पूछ रहा है, होते हैं जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता, झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आर्किया जीवाणु। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। अला कौन सा टीका जो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है, सभी को पता होगा, कई बार आ चुका है ये, तो आपका BCG का टीका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, क्षय रोग यानी TB के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उनके जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंख तथा पूंछ, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला पसीना सर्वाधिक कब आता है, इंपॉर्टेंट है, पसीना सर्वाधिक कब आता है, तो आपका जब क्या होगा, तापमान अधिक होगा और हवा क्या होगा, आर्द्र होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, सभी को पता होगा सर्वग्राही क्या होता है आपका AB, और क्यों होता है, तो ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें जो है एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वदाता क्या होता है, तो सर्वदाता O होता है। अगला प्रश्न है, जब 4 जनक कोशिकाएं मदर सेल्स यानी एक बार विभाजित होती हैं तो कितनी संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स उत्पन्न होती हैं, तो पता होना चाहिए आपको, ऑप्शन ए 8। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा, डीऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा पूछा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार बताया हूं। देखिए धमनी में क्या होता है, धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है धमनी में। और अगर हम बात करें शिरा में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इन दोनों का अपवाद है, यहाँ पे एक है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी बात करते हैं, पहले फुफ्फुस धमनी की बात करते हैं, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, अशुद्ध बहता है। और आपका फुफ्फुस शिरा जो होता है, फुफ्फुस शिरा, इसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये दोनों अपवाद है, तो ध्यान रखिएगा। इससे पूछ रहा है किसमें डीऑक्सीजनित रुधिर ना परिवहन नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में कैसा, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एस्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्त डैश के कारण मोटी होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिग्रिन के कारण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ल्यूकेरिन है एक, ल्यूकेरिन क्या है, तो आपका ऑप्शन बी पत्ते वाली फसल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, पत्ते फसल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वह कौन सी स्वतः प्रक्रिया है जिसमें विलायक स्वयं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है, तो आपका परासरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन इसमें पूछा है। पहला, कॉर्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्रिन कहा जाता है, गलत है, उसे क्या कहा जाता है, उसे सुबेरिन कहा जाता है। दूसरा, आपका जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतकों से बने हैं। तीसरा, आपका श्लेषात्मक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, तो इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला सदैव डैश के साथ आरंभ होती है, खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आ चुका है प्रश्न, कराया उसके बारे में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है किस कोशिकांग में, सौर ऊर्जा को एटीपी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई
उपयुक्त में से कोई नहीं। किस में बदला जाता है? तो आपका हरित लवण यानी क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? सही खाद्य श्रृंखला कौन सा है? तो पहले घास, घास को कौन खाएगा? आपका कीट, कीट कौन? मेढक, मेढक को सांप और सांप को गरुड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइकेन प्रदर्शित करता है। सभी को पता होगा लाइकेन, तो ये आपका क्या है? शैवाल और कवक में सहजीविता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक में सहजीविता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 तक के अनुसार भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी सीडीएस वर्तमान में कौन है? तो ऑप्शन सी अनिल चौहान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा को चुना गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस खेल के लिए नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए खो खो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव जयंती कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन बी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्नलिखित में से किस बिहार के शख्सियत को टिकुली पेंटिंग यानी कला के लिए हाल ही में पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ऑप्शन ए अशोक कुमार विश्वास को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के प्रधान महालेखाकार किससे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री राजकुमार को। अगला है, हाल ही में सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? सूर्य किरण किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशस के भी शामिल हुए हैं और बांग्लादेश के भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बजट 2024 में उल्लेखित यू विन प्लेटफॉर्म का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यू विन इसका संबंध किससे है? तो आपका टीकाकरण से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? तो ऑप्शन बी अनुवादनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस साहित्यकार को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वासुकीनाथ झा को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम किस समाधान पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन बी प्लास्टिक समाधान पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक, वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।